आप लोगों ने जो टाइम एंड टेंस कल के वीडियो में पढ़ा था, यदि आप नए हैं इस वीडियो पर, आपने टाइम एंड टेंस को शुरू से नहीं पढ़ा है, तो मैंने उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को शुरू से देख सकते हैं। 3 रूल हम लोग कल पढ़े थे। ये बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स चल रहा है, बिहार बोर्ड इंग्लिश 100 मार्क्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने टाइम एंड टेंस शुरू किया है। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग जानेंगे आने वाले 60 दिनों में। तो आप लोग इस टाइम एंड टेंस के नेक्स्ट वीडियो को, रूल नंबर 4 को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो टाइम एंड टेंस का रूल नंबर 4 हम लोग का ये है, इसको थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। रूल 4 क्या है? यदि किसी सेंटेंस में, ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे, यदि किसी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ध्यान देंगे आप लोग, फोर्थ टाइम, किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम इट्सेट्रा, जितनी भी चीजें हैं, ये सेंटेंस अगर इससे शुरू हुआ है, आप एग्जाम दे रहे हैं और टाइम एंड टेंस से इस पर एक सवाल आ गया जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ये सभी चीजें लिखी गई हैं और इससे वो सवाल क्या हो गया? शुरू हो गया। तो आप याद रखेंगे कि जब भी कोई सेंटेंस इन चीजों से शुरू होता है तो याद रखेंगे वो सेंटेंस हमेशा और हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। किस टेंस में लिखा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो हैज या और वर्ब का कौन सा रूप? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डील करने के लिए हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप हमें लाना पड़ता है। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फर्स्ट टाइम आई हैव डैश यू, फर्स्ट टाइम आई हैव डैश यू, ऑप्शन आपको दे देगा कॉल, बी ऑप्शन दे देगा कॉल्स, सी ऑप्शन दे देगा कॉल्ड, डी ऑप्शन दे देगा हैव कॉल्ड। बात को समझिएगा, ध्यान देंगे। तो यदि फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आया है तो जाहिर सी बात है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो इसके साथ जाहिर सी बात है कि हैज या हैव और कौन सा रूप लगेगा? वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। आप तो जानते हैं इस बात को। तो यहां पर फर्स्ट टाइम दिया गया है, फर्स्ट टाइम यहां पर दिया गया है। तो जब यहां पर फर्स्ट टाइम दिया गया है तो इसके साथ लगना चाहिए हैज या हैव और वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा रूप। तो यहां पर देखिए आई दिया गया है और आई के साथ क्या लगाया गया है? तो सबसे बड़ी बात कि हैव इसमें ऑलरेडी आ गया है, इसमें हैव लगाने की आवश्यकता, इसमें सिर्फ हमें वर्ब का कौन सा रूप चाहिए? तीसरा रूप चाहिए। यानी हैव कॉल्ड ये जो दे दिया ना, इसमें तो सेंटेंस में ऑलरेडी हैव आ गया, तो इसमें हैव कॉल्ड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका गलत हो गया। और हमें वर्ब का कौन सा रूप लगाना है? तीसरा रूप लगाना है। ये कॉल्स आपका वर्ब का कौन सा रूप है? पांचवा है। ये कॉल आपका वर्ब का रूप कौन है? पहला है। लेकिन यहां पर कॉल्ड जो है ये वर्ब का कौन सा रूप है? तीसरा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। तो अब इस बात को दिमाग में रखना है कि फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, फोर्थ टाइम इस टाइप की चीजें आती हैं तो आपको हमेशा उस सेंटेंस को किस टेंस में लिखना है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगले रूल 5 पर हम लोग चर्चा करते हैं। बिल्कुल ध्यान से पहले समझिए इस बात को। हम लोग रूल 5 पर चर्चा करते हैं। रूल 5 क्या कहता है कि अगर आप टाइम एंड टेंस का कोई सवाल बना रहे हैं एग्जाम में और आपको उसमें आता है नाउ अ डेज, सेंटेंस में लिखा क्या आता है? नाउ अ डेज।
these days ना, at this time, at this moment etc etc। आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके जो टाइम एंड टेंस का जो सेंटेंस है इसमें इस टाइप की चीजें आ गई, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो जब ये चीजें आ जाए, नाउ अ डेज आ जाए, दिस डेज आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस मोमेंट एटसेट्रा और चीजें आ जाए, तो याद रखिएगा ये सेंटेंस हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। किस टेंस का सेंटेंस हो जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाता है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करते हैं भाई? आप जानिए कि इज आर एम और वर्ब का कौन सा रूप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही यही है कि इज आर एम और वर्ब का कौन सा रूप उसके साथ लग जाएगा? चौथा रूप लग जाएगा। यानी अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? जैसे दीज डेज और कॉमा दे देगा, ही डैश क्रिकेट, ही डैश क्रिकेट। ऑप्शन आपको दे दिया। ऑप्शन नंबर ए इज प्ले, ऑप्शन नंबर बी इज प्लेइंग, ऑप्शन नंबर सी हैज प्लेड, ऑप्शन नंबर डी आर प्लेइंग। बोलिए क्या होगा? क्या होगा? आप जानते हैं कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात किया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिपेंडेंट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इज आर एम और वर्ब का कौन सा रूप? चौथा रूप। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। क्या हो हाथ ना लेट को क्या उतर लोगों बढ़िया, क्या दिक्कत है? एंगा हो तो केंगा होई। बढ़िया सुनिए, वो वाला बेंच आप लोग दे दिए इनको। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है बाबू, है सुनो चला, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इज के साथ देखिए क्या लगा। ऑप्शन ए में क्या दिया है? इज प्ले कर दिया है। बताइए ये कहां तक सही है? बिल्कुल सही नहीं। इज आएगा तो इसके साथ वर्ब का कौन सा रूप आएगा? तो है नहीं। इज प्लेइंग यहां पर आपको दिया है, हैज प्लेड तो होगा नहीं और आर प्लेइंग होगा नहीं। आपको ये बातें समझ में आ गई? दोनों रूल्स आप समझ गए? अब हम लोग सीखेंगे रूल 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशंस में इससे बार बार प्रश्न पूछे गए। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके, इस वीडियोस पर कमेंट करके आप उस दिक्कत को पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। तो चलिए रूल 6 सीखते हैं हम लोग। रूल 6 चला, आप लोग भी बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है? बेहतर तरीके से सीखे इसको। सेंटेंस क्या होता है? एक होता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, तो कंडीशनल सेंटेंस के तो बहुत सारे प्रारूप होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस के बहुत सारे रूप होते हैं, परंतु हमें एक छोटा सा रूप हमारे एग्जामिनेशंस में बार बार पूछता है। वो रूप क्या होता है इसको समझिएगा पहले ध्यान से। कहेगा कि इफ आई व अ किंग चाहे इसको ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। 1 मिनट ध्यान देंगे। इफ यू कम हेयर आई डैश हेल्प यू। ध्यान से समझेंगे बात, ठीक है? इफ यू कम हेयर, यदि तुम यहां आते हो, यदि तुम यहां आते हो, आई डैश हेल्प यू। तो देखिए ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। इस कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि यदि इस साइड का इफ वाला हो और उसमें वर्ब का पहला रूप या कौन सा रूप लगा हो, तो इसके लास्ट वाले जो कोमा के बाद वाला साइड होगा उसमें हम 2 चीजें यूज करेंगे।
विल या शैल प्लस V1। किसको यूज करेंगे? विल या शैल प्लस V1। अगर इस साइड में वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप है तो इस साइड में यूज करेंगे विल या शैल प्लस V1। मैंने क्या बोला, इस बात को ध्यान से समझिए। इसमें वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप पार्ट 1 में देता है, इफ के साइड में देता है, तो उधर हम यूज करेंगे विल या शैल प्लस V1, और इधर अगर वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप देता है तो इधर हम यूज करेंगे विल या शैल प्लस V1 ना। जैसे इफ सी कम्स आई डैश प्रोटेक्ट हर, आई डैश प्रोटेक्ट हर। ध्यान देंगे आप यहां पर वर्ब का कौन सा रूप आया है? पांचवा रूप। तब मैंने क्या बताया आपको कि अगर इस साइड में यानी आई के इस साइड में वर्ब का कौन सा रूप आए, पहला रूप या पांचवा रूप, तो उस साइड में क्या यूज करेंगे? विल, शैल या V1। और आपको ऑप्शन क्या देगा, ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए देगा शैल, ऑप्शन नंबर बी देगा विल, ऑप्शन नंबर सी देगा शैल हैव, और ऑप्शन नंबर डी देगा विल हैव। क्या देगा? विल हैव। और अब इसे हमें क्या करना है? बनाना है। हमारे एग्जाम में ये क्या करेगा? पूछेगा। तो इस साइड में भाई क्या आ गया? वर्ब का कौन सा रूप? पांचवा रूप। इस साइड में क्या आ गया है? वर्ब का कौन सा रूप? पांचवा रूप। इसीलिए इस साइड में हमें विल या शैल प्लस वर्ब का कौन सा रूप यूज करना होगा? पहला रूप यूज करना। तो आई के साथ विल की शैल, आई के साथ क्या लगाइएगा? आई के साथ हम लोग शैल लगाएंगे, यानी आई के साथ शैल लगेगा, लेकिन शैल इसमें भी है और शैल के बाद क्या है? हैव। विल इसमें भी है, विल के बाद क्या है? हैव। तो ऐसा तो इसने नहीं कहा है, इसने क्या कहा है? विल और शैल और वर्ब का कौन सा रूप? यानी ये गलत और ये गलत, साथ में ही ये भी गलत, यानी आई के साथ क्या लाएगा? शैल। इसी तरीके से एग्जामिनेशंस में आपसे क्या पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना है। एक अब की हाली ऐसे पूछ देगा, I shall meet her, I shall, if she dash to me, if she dash to me, I shall meet her if she dash to me। ऑप्शन दे देगा आपको, कम, बी नंबर दे देगा केम, सी नंबर दे देगा कमिंग, और डी नंबर दे देगा कम्स। क्या लगाएंगे यहां पर? ध्यान देंगे आप लोग। अभी इधर क्या कर दिया है कि फर्स्ट पार्ट में ही शैल दे दिया है और वर्ब का कौन सा रूप दे दिया है? पहला रूप। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? अब उधर जाएंगे तो वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप मुझे यूज करना होगा। इधर विल, शैल और प्लस पहला रूप दे दिया है ना। यानी अब याद रखिएगा, सी के साथ वर्ब का चौथा रूप लगेगा, वर्ब का दूसरा रूप लगेगा। यहां पर लगता है लेकिन यहां नहीं लगेगा। पहला रूप लगेगा नहीं, यहां पर वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? पांचवा रूप। ये इस रूल्स को आप लोग हमेशा याद रखेंगे, आपके एग्जामिनेशंस में इसको बार बार पूछता है। अब अगला हम लोग, हाँ बोलिए। इफ सी कौन? ए वाला, ए वाला। इफ सी कम्स, हाँ बोलिए। तो इफ सी कम्स, यहां पर वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप में से कौन सा रूप आया? पांचवा रूप। तो इधर हम लगाएंगे विल या शैल और प्लस वर्ब का कौन सा रूप? पहला रूप। वही तो काम किया गया है। कहां पे? शैल हैव लगाना ही नहीं है। अरे यहां तो बताया ही है कि विल और शैल और वर्ब का कौन सा रूप? तो प्रोटेक्ट यहां पर वर्ब का कौन सा रूप है? पहला रूप। बात समझ गए? आइए अब हम लोग सीखते हैं रूल नंबर कितना? 7। रूल नंबर कितना सीखते हैं? 7। अब सबको यार इधर ध्यान दो, मंगवा गल बढ़ गई यार, इधर ध्यान दीजिए। सुनिए, अब रूल नंबर 7 में क्या सीखेंगे इसको ध्यान से समझेंगे। विकास क्या कर रहे हो?
माने घर पर मेहनत करने का मन नहीं करेगा। अजीब हाल है, बंद कीजिए उसको, कॉपी को। यहाँ समझने वाली बात समझ ही नहीं पाएंगे, बाद में दिक्कत हो जाएगा आपको। आप ध्यान देंगे, समझेंगे। रूल 7 है कि यदि कोई सेंटेंस हेयर और देयर से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? यदि कोई सेंटेंस हेयर और देयर से स्टार्ट हो तो उसको हमेशा, उसमें जो वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, हमेशा वर्ब का पहला रूप या वर्ब का कौन सा रूप यूज करते हैं? पांचवा रूप यूज करते हैं। यदि कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट है? हेयर और देयर से, तो उसमें हमेशा वर्ब का पहला रूप या हमेशा वर्ब का कौन सा रूप यूज करते हैं? पांचवा रूप। कैसे? ध्यान देंगे इस बात पर, बिल्कुल फोकस करेंगे। जैसे हेयर आपके एग्जाम में ऐसे पूछेगा, डैश द बस, डैश द बस, ऑप्शन आपको दे देगा केम, ऑप्शन आपको दे देगा कमिंग, ऑप्शन आपको दे देगा कॉम, और ऑप्शन आपको दे देगा कॉम्स। बोलिए क्या होगा? क्या होगा? हेयर डैश द बस, यानी हेयर कम्स द बस। यहां पर बस क्या होती है? आती है। यहां बस आती है, यानी हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं, अर्थात उनके साथ वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप यूज किया जाता है। देयर, ध्यान देंगे, देयर ही डैश आपको दे देगा, देयर ही डैश, ऑप्शन दे देगा गो, बी नंबर दे देगा गॉन, सी नंबर दे देगा गोइंग, और डी नंबर दे देगा गोज। क्या होगा? हेयर ही गो होगा, गोइंग होगा, गॉन होगा कि गोज होगा? देयर ही गोज, वहां वह पहुंचता है। यानी हेयर और देयर से जितने भी सेंटेंस शुरू होते हैं उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात उसमें वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप का यूज किया। एनी प्रॉब्लम एट ऑल? कोई दिक्कत है? क्योंकि ही के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा रूप यूज करते हैं? पांचवा रूप। वही तो यहां पर यूज किया गया है कम्स, बस के साथ बस, बस। अरे मैंने बताया ना कि हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखाने के लिए किया जाता है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप या वर्ब का कौन सा रूप? पांचवा रूप। इसीलिए यहां पर किसका प्रयोग किया गया है? वर्ब का पांचवा रूप यूज किया गया। ठीक है, चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब चर्चा करेंगे हम लोग रूल नंबर 8 पर। क्या? रूल नंबर 8। सुनिए, रूल नंबर 8। यदि कोई सेंटेंस, ध्यान देंगे इस पर, बिल्कुल फोकस करेंगे, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यदि कोई सेंटेंस या किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें लगी हो, एक डू लगा हो, एक डज लगा हो, और एक क्या लगा हो? डिड लगा हो, तो इसके बाद जो भी चीजें आएंगी, जो भी वर्ब का रूप आएगा, वो अपने सिंगल फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? फर्स्ट फॉर्म में आएगा। डू, डज और डिड के बाद जो भी वर्ब का रूप आएगा अपने किस फॉर्म में आएगा? तो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में आता है। जैसे डू यू, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, डू यू डैश मी, डू यू डैश मी, ऑप्शन आपको दे देगा नोज मी, बी नंबर, बड़ा लव के नाम लेते रहो, ध्यान दीजिए, सुनिए, शांत रहो। डू यू नोज मी, डू यू न्यू मी, चलिए डू यू नो मी, और ऑप्शन नंबर डी नॉन। क्या होगा? क्या होगा? यानी नो आपका वर्ब का कौन सा रूप है? यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर हम लोग टिक करेंगे, डू यू नो मी। अब देखिएगा एक और प्रश्न, एक और प्रश्न होगा कि डीड रोहन, डीड रोहन डैश फुटबॉल, डैश सॉरी डैश फुटबॉल, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्लेज, ऑप्शन नंबर बी
प्लेइंग, ऑप्शन नंबर सी प्लेड, और ऑप्शन नंबर डी प्ले। क्या होगा? द डीड रोहन प्लेज फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेड फुटबॉल कि प्ले फुटबॉल? क्या होगा? प्ले फुटबॉल। यानी यहां पर वर्ब का कौन सा रूप यूज किया जाएगा? पहला रूप यूज किया जाएगा। यानी ये था आपका रूल नंबर क्या? तो 8। अब समझेंगे रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। रूल नंबर 9 को, यदि कोई सेंटेंस किससे शुरू हो जाए? हु से। यदि कोई सेंटेंस किससे शुरू हो जाए? हु से। तो इसमें 2 प्रकार के वर्ब का यूज करते हैं, या तो वर्ब का दूसरा रूप, या तो वर्ब का कौन सा रूप? पांचवा। याद रखेंगे हमेशा, यदि कोई सेंटेंस किससे शुरू हो जाए? हु से। और आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए, और आपके एग्जाम में सवाल दिया भी है, आपके एग्जाम में बहुतों बार ये सवाल पूछा है, जो सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? हु से। और तो उसके साथ हम यूज करते हैं या तो वर्ब का दूसरा रूप, या तो वर्ब का कौन सा रूप? पांचवा। कौन सा रूप यहां पर हम यूज करेंगे उस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यदि सेंटेंस में दूसरा रूप देगा ऑप्शन में, तो पांचवा नहीं देगा, और पांचवा रूप ऑप्शन में देगा तो दूसरा नहीं देगा। दोनों में से किसी एक को आप आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे ध्यान देंगे, हु, ए बाबू देखेंगे, हु डैश हिम, हु डैश हिम, आपको ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन नंबर 1 किल, ऑप्शन नंबर बी किलिंग, ऑप्शन नंबर सी किल्ड, ऑप्शन नंबर डी नॉन। बताइए क्या होगा? अब यहां पर किल वर्ब का कौन सा रूप है? पहला। किलिंग वर्ब का कौन सा रूप है? चौथा। किल्ड वर्ब का कौन सा रूप है? दूसरा। हालांकि ये तीसरा भी है, लेकिन ये क्या है? दूसरा भी है। तीसरा कब होता? जब उसके पहले हैज हो जाता। तो हु किल्ड हिम, यहां पर किल में क्या लगा देंगे हम? ईडी लगा देंगे। यानी ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? सही हो गया। हु किल्ड हिम, उसे किसने मारा ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे दे देगा, हु डैश क्रिकेट, हु डैश क्रिकेट, हु डैश क्रिकेट। ऑप्शन नंबर ए दे देगा आपको लाइक, ऑप्शन नंबर बी दे देगा लाइकिंग, ऑप्शन नंबर सी दे देगा लाइक्स, और ऑप्शन नंबर डी देगा नॉन। बोलिए क्या होगा? हु डैश क्रिकेट। तो लाइक क्रिकेट की लाइकिंग क्रिकेट की लाइक्स क्रिकेट? लाइक्स क्रिकेट, क्योंकि हमेशा हमें वर्ब का दूसरा रूप यूज करना है, या हमें कौन सा रूप यूज करना है? पांचवा रूप यूज करना है। याद रहेगा ये बात। अगला रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला रूल क्या है समझिएगा इस बात को। रूल नंबर कितना? 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है? किसी का अगर प्रोफेशन दिखाना हो, क्या दिखाना हो? किसी का अगर प्रोफेशन दिखाना हो, प्रोफेशन मतलब होता है पेशा। अगर किसी का प्रोफेशन दिखाना हो तो उसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डील किया जाता है। अगर किसी का प्रोफेशन आपको दिखाना हो तो उसे हमेशा किस टेंस में डील किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि वर्ब का पहला रूप या वर्ब का कौन सा रूप? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब यही होता है, वर्ब का पहला रूप या वर्ब का कौन सा रूप? पांचवा रूप। जैसे एमएस धोनी डैश फॉर इंडिया, डैश फॉर इंडिया। ये क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए दे देगा आपको प्ले, ऑप्शन नंबर बी दे देगा आपको प्लेइंग, ऑप्शन नंबर सी दे देगा आपको प्लेड, और ऑप्शन नंबर डी दे देगा आपको प्लेज। ना बाबू ध्यान देंगे यहां पर, समझेंगे इस बात को। एमएस धोनी डैश फॉर इंडिया, तो एमएस धोनी प्ले फॉर इंडिया, एमएस धोनी प्लेइंग यानी एमएस धोनी भारत के लिए खेल रहे हैं, या एमएस धोनी प्लेड भारत के लिए खेल चुके हैं, या एमएस धोनी प्लेज भारत के लिए खेलते हैं। या आज भी भले ही वो टीम में नहीं है, शामिल नहीं, वो बात अलग है, लेकिन एमएस धोनी भारत के क्रिकेटर हैं, प्लेज फॉर इंडिया। अगर आज भी वापसी की बात आती है या किसी अन्य का यहां पर हम नाम ले लेते हैं, आप एमएस धोनी का नाम ना लेकर के डायरेक्ट आप ले सकते हैं किसका नाम? विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली। अब विराट कोहली
तो विराट कोहली भारत के लिए खेलते हैं ना भाई। तो याद रखेंगे यहां पर विराट कोहली डैश फॉर इंडिया यानी प्लेज फॉर इंडिया। विराट कोहली भारत के लिए क्या करते हैं, खेलते हैं। ये उनका प्रोफेशन है, ये उनका क्या है, पेशा है। और पेशा प्रोफेशन को दिखाने के लिए हम हमेशा किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसको दिखाने के लिए, प्रोफेशन को दिखाने के लिए। आगे आते हैं, रूल नंबर 11 हम लोग का क्या होगा। रूल नंबर 11 पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाना हो, किसको दिखाना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाना हो। इसका हिंदी में अगर आप कहेंगे ना तो इसका हिंदी होता है चिरंतन सत्य। यूनिवर्सल ट्रूथ का हिंदी क्या होता है, चिरंतन सत्य। और यूनिवर्सल ट्रूथ को अगर दिखाना हो तो हमेशा उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और उसके साथ जाहिर सी बात है कि वर्ब का पहला रूप या वर्ब का कौन सा रूप लगाते हैं, पांचवा रूप लगाते हैं। वर्ब का पहला रूप लगेगा या वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द अर्थ डैश राउंड द सन, डैश राउंड द सन। ऑप्शन आपको दे देगा, एग्जाम में ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में इसको पूछ लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए मूव, ऑप्शन नंबर बी मूव्ड, ऑप्शन नंबर सी मूविंग, ऑप्शन नंबर डी मूव्स। क्या होगा, द अर्थ डैश राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, चक्कर लगा रही है। बात सही है ना, तो मूविंग मार दें। याद रखिएगा, अब कितना लड़का लग एक बार बिहार बोर्ड में जाएगा, धधाइले मूविंग मार देगा। अब धधाइले मूविंग मार दिया तो काम गड़बड़ा गया ना। तो मूविंग नहीं, वो तो मन में सोचेगा, ए भाई अभी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमिए ना रही है ना, उसका घूर्णन गति क्या है, जारी है ना। तो मूविंग मारा दो, हमार तो सही बढ़ले बा, वही पर आके एकदम इतर आ गए, गर्दा उड़ा क्या गले बने, एग्जाम में साफ फाड़ दिले बने पेपर लिख के ना। लेकिन सच्चाई ये है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, चिरंतन सत्य को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और उसके लिए वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप। तो जाहिर सी बात है कि द अर्थ पृथ्वी कौ गो है, 5 गो, एक गो है। आ बाप आई बाप, अच्छा एक गो है, पृथ्वी एक है, तो एक है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो उसके लिए सिंगुलर सब वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। यानी मूव जो है आपका प्लुरल वर्ब हो गया। ये मूव नहीं होगा, मूव नहीं होगा, मूविंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मूव्स। जिस वर्ब में एस लग जाता है तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। बातें समझ में आ गई। अब आते हैं रूल नंबर 12 पर। रूल नंबर कितना बाबू, 12। सुनिए, रूल नंबर 12 में हम लोग क्या सीखेंगे कि अक्सर आप लोग देखते हैं कि कुछ सेंटेंस जो होता है गोइंग टू पर आधारित रहता है। किस पर आधारित रहता है, गोइंग टू। तो गोइंग टू पर यदि कोई सेंटेंस आधारित रहेगा ना, तो गोइंग टू के ठीक बाद हम वर्ब का कौन सा रूप यूज करते हैं, गोइंग टू के ठीक बाद वर्ब का कौन सा रूप यूज करते हैं, तो पहला रूप यूज करते हैं। जैसे अब सवाल आपको देगा कि ही इज गोइंग टू डैश मी, ही इज गोइंग टू डैश मी। ऑप्शन नंबर ए, तुम लोग के दिल का बात थोड़ा सा हम लिख दें। लव, बी लव्स, सी लविंग, डी लव्ड लिख दे रहे हैं। तो ही इज गोइंग टू लव मी, वह मुझसे प्यार करने जा रहा है, मतलब वो अब फिक्स है, मूड बना लिया है, एकदम पहुंचे गए हो। तो ही इज गोइंग टू लव मी, वह मुझसे प्यार करने जा रहा है। यहां पर क्या होगा, लव।